हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 का। तो देखिए, इससे पहले वाले यूनिट में मैं आपको पढ़ा चुकी थी, समझा चुकी थी कि किस तरीके के डिफरेंट तरीके के ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस होते हैं। हर अप्रोच के बारे में हम डिटेल में समझ चुके थे। अब इसकी क्रिटिसिज्म को समझेंगे। हम पर्टिकुलरली किसी अप्रोच की क्रिटिसिज्म को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसकी क्रिटिसिज्म को हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करना चाहें, यानी हम जब भी पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करना चाहें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ समझ लें कि वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है। जब हम समझ जाएंगे कि वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तब हम क्लियरली जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस तरीके की मेथड हमें अप्लाई करनी है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अब बहुत टाइम से बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार तक आपको देखने को मिलता है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटिंग। लेकिन इसके बाद कुछ इसके क्रिटिसिज्म निकल कर आने लग गए और अब शुरुआत की जाने लग गई कि इनफॉर्मल सेक्टर को भी स्टडी किया जाए। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि मीडिया हो गया, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ये सब चीज़ों को स्टडी करने की जो है शुरुआत की गई। और इसलिए जो है मैक्रेटिस जो है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स बताते हैं, जिसको आप लिमिटेशंस कह सकते हैं, आप जिसे जो है क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। पहला क्रिटिसिज्म जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आता है वो ये है कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में लिमिटेड है। इट मीन्स दैट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, अगर हम बात करें तो इसमें यूरोसेंट्रिज्म का कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से हिंट मिलती है, बिकॉज जितनी भी स्टडीज़ की गई ये सब की सब जो है यूरोपियन के द्वारा की गई और यूरोपियन द्वारा इसको डेवलप किया गया। और ये तरीके का जो सिस्टम है ये यूरोप में ही फाउंड होता है, या आप तो कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज तक ही लिमिटेड है। और अगर आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार तक के जब इसका डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम तक के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी सिर्फ वही कंट्रीज डेमोक्रेटिक हुआ करती थी। तो उन लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, उसमें कंपैरिजन चल रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्रीज का इसमें कोई रोल नहीं हुआ करता था। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड और नैरो अप्रोच हुआ करती थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड जो क्रिटिसिज्म निकल कर आता है ट्रेडिशनल अप्रोच का, वो ये है कि इसके अंदर जो स्टडीज़ की जाती है ये बहुत फॉर्मली की जाती है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का जो है रोल कंसिडर नहीं किया जाता है। ऑल द थिंग्स आर कंसिडर टू बी वेरी फॉर्मल, यानी जो पेपर पे है, जैसे कि हम देखेंगे फॉर्मल लीगल अप्रोच में, या फिर जो चीज़ जो है इंस्टीट्यूशंस में हो रही है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में, ये सब चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जो इनफॉर्मल चीज़ें हैं, उसे कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। थर्ड एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अभी तक आपने इसमें इतनी सारी अप्रोच पढ़ी होगी बट इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। इट मीन्स दैट कि इसमें किसी में भी साइंस की फैक्ट्स की बात नहीं हो रही है। किसी में भी आप देखेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया, फिलोसॉफिकल अप्रोच हो गया, ये सारे अप्रोचेस में साइंटिफिक वैल्यूज़, एनालिसिस, वेरिफिकेशन की कमी है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है और फैक्ट्स पे इस पे बिल्कुल फोकस नहीं है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो वन साइडेड है, और ना ही ये सिस्टमैटिक है और ना ही जो है ये साइंटिफिक है। फोर्थ क्रिटिक जो हमको निकल कर आता है वो ये है कि जो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच है ये डिस्क्रिप्टिव साइड पे फोकस करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई करता। डिस्क्रिप्टिव साइड मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रॉब्लम मतलब जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप सॉल्व करने पे फोकस करते हो तो वो प्रॉब्लमेटिक अप्रोच हमसे कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, और जब प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन पे भी फोकस नहीं कर रहा है। तो इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को जो है क्रिटिसाइज किया गया है। और इससे हमको देखने को मिलता है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के 4 क्रिटिसिज्म मैक्रेटिस ने दिए, लेकिन ये 4 क्रिटिसिज्म देने के बावजूद तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इफ़ेक्टिव है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिले और हमने इसको स्टडी भी किया। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में और डिटेल में हम समझेंगे। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस ही थी जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोचेस का ग्रोथ होता है। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ में कोई क्रिटिसिज्म रहेगा फिर आप क्या कोशिश करोगे कि क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए अब नया तरीके का आप सिस्टम बनाने की कोशिश करोगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, वो क्रिटिसिज्म को आप दूर कर पाओ। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस से ही जो है मॉडर्न अप्रोचेस का जो है ग्रोथ होता है। तो अब मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम बात करते हैं तो दो तरीके की मॉडर्न अप्रोचेस
से मिलकर न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बनती है। और वो दो तरीके की मॉडर्न अप्रोचेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपके बिहेवियरलिज्म, उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है 1950s ऑनवर्ड्स बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ हो रहा था। व्हाट इज बिहेवियरलिज्म? एक तरीके से हम देखें तो बिहेवियरिज्म इस पे फोकस करता है कि जो इंटायर पूरा का पूरा हमारा जो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है उसको हम वो सारी चीज़ों को हम सेंस ऑफ एक्सपीरियंस करके, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, ये सारी चीज़ों से जो है हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीज़ें जो है हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। इसे हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। इट इज़ वेरी क्लोज related to it is very closely related to what it is very closely related to science and scientific revolution। ठीक है, तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ साथ बिहेवियरिज्म का भी ग्रोथ साथ में होता है। सेकेंडली ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म था जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते थे, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये एक ओल्ड तरीके का इंस्टीट्यूशनलिज्म होता था। अब ये ओल्ड तरीके के इंस्टीट्यूशनलिज्म और बिहेवियरिज्म दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर जो है दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जन्म होता है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर क्या चीज़ नई होती है वो भी हम समझेंगे। पहले लास्ट वाले चैप्टर में आपको मैं समझा चुकी हूँ कि हाउ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्टडीज़, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस होती थी, इसको रिजेक्ट कर दिया था किसने? बिहेवियरलिस्ट ने। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है कि जो भी क्रिटिसिज्म हमने ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म में थे, वो क्रिटिसिज्म को दूर करते हुए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलती है कि इसमें बिहेवियरिज्म का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इसमें साइंटिफिक मेथड्स पे एम्फसाइज किया गया है। बात करते हैं कि जब बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ हो रहा था तो बिहेवियरलिज्म के ग्रोथ के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ग्रोथ होता है तो वापस इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन नए नए तरीके के जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बात की जाने लगती है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ये नए नए तरीके के इंस्टीट्यूशन उस टाइम पे ग्रोथ होने लग गए थे, ये पहले नहीं थे। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ग्रोथ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो था प्रोविजनल फैक्टर, जिसमें हम देखते हैं कि 1940s ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी। जो अर्लियर कॉलोनीज रह चुकी थी यूरोपियन पावर्स की, वो सारी की सारी कंट्रीज जो है अब डीकोलोनाइज हो रही थी। जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि 1950s ऑनवर्ड्स क्या हो रहा था। 1915 और जैसे कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुई, सेम टाइम पाकिस्तान आज़ाद हुई। बाद में जाकर आप देखेंगे एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है आज़ाद होती हैं। तो डीकोलोनाइजेशन और नए नए स्टेट्स का इमर्जेंस, जैसे कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन 1971 में, तो ये सब जो है साथ में चल रहा था। और इससे हमें समझ में आ रहा था कि अब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आ रहा है। वेलफेयर स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जो कहीं ना कहीं फोकस करता है ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो न्यूली कंट्रीज थी जो डिकोलोनाइज हो रही थी, उस टाइम पर वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी रखी जाए। वो ज़रूरत थी कि वेलफेयर सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाए थ्रू इट्स इंडिविजुअल्स। तो इसलिए वेलफेयर स्टेट का जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है और इसी के साथ इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ने लग जाती है, स्टेट की इम्पोर्टेंस बढ़ने लग जाती है और इसी वजह से न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का भी ग्रोथ होता है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो ग्रोथ होता है वो इसलिए भी होता है बिकॉज स्टेट की उस टाइम पे जो परिभाषा है, देखिए हमेशा से 200-300 सालों से नहीं बल्कि 2000 सालों से, एरिस्टोटले के टाइम से, प्लेटो के टाइम से जो सबसे ज़्यादा डिबेटेड इशू होता है इन द डिसिप्लिन दैट इज़ दी पॉलिटिकल साइंस में, वो होता है स्टेट। स्टेट किस तरीके का होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया इज़ दैट कि जब हम देखते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो बनता है, फिर हॉब्स का स्टेट, लॉक का स्टेट, 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स डिफरेंट स्टेट के आइडियाज़ इमर्ज होकर आते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम था जब स्टेट का जो आइडिया है वो चेंज हो रहा था और उसमें जब ईस्टर्न, जैसे कि डेविड ईस्टर्न और आलमंड वर्बास से, आपको पता है इसमें आप उसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ोगे आप इन्हें, और आप इन्हें जो है आईआर में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इन दोनों के अगर हम समझ में आए अगर हमें बात, तो ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न एंड आलमंड, ये साइंटिस्ट थे, ये इस पे रिसर्च कर रहे थे
कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट में इनकलकेट होना चाहिए, उसके बारे में ये लोग रिसर्च कर रहे थे। तो जब इस तरीके की रिसर्च सामने आ रही थी तो उसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके की रिसर्च के साथ हमको ये देखने को मिलता है कि हमें ये न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म का ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो कि शुरुआत हुई थी इसकी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने को जो है शुरुआत की, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में उन्होंने शुरुआत की। अब इसके बारे में इसमें क्या स्टडी किया जाता है, इसमें ये स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल और साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन, दोनों को स्टडी किया जाता है। एक इंडिविजुअल का इम्पैक्ट क्या होता है एक इंस्टीट्यूशन पे, और वाइस वर्सा, दोनों को स्टडी किया जाता है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर, रूल्स, नॉर्म्स, कल्चर, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती है। 1980s के अंदर ये अप्रोच है ये यूएस में डोमिनेंट थी। अब इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनली स्कॉलर्स थे, जिन्होंने ट्रेडिशनली स्कॉलर्स जो थे उनका भी इंटरेस्ट आ जाता है, और साथ में बिहेवियरल स्कॉलर, दोनों के इंटरेस्ट आ जाते हैं। बेसिकली ट्रेडिशनली स्कॉलर हमेशा से फोकस करते थे इंस्टीट्यूशंस पे, और बिहेवियरलिस्ट फोकस करते थे हमेशा से साइंटिफिक रैशनल पे। अभी मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाया है जिसमें मैंने आपको बताया न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन एज वेल एज दी साइंटिफिक मेथड्स। तो दोनों को जो है कंबाइन कहीं ना कहीं जो है ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म करता है। इसे हम पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच मानते हैं, और ये आइडेंटिफाई करता है कि इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन आर पॉलिटिकल लाइफ, और पॉलिटिकल लाइफ का तो रोल होता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में। इसलिए ये दोनों चीज़ों को फोकस करता है, इंडिविजुअल पे भी फोकस करता है और इंस्टीट्यूशंस पे भी फोकस करता है। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है इंस्टीट्यूशन की, तो एबंडेंस इम्पोर्टेंस है। अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट क्या पढ़ाई करता है, तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पढ़ता ही ये सब है। पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ता है, इलेक्शन सिस्टम पढ़ता है, ब्यूरोक्रेसी पढ़ता है, पार्लियामेंट पढ़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी चीज़ें जो है ये इंस्टीट्यूशंस ही तो है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल साइंस से कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि जब हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीका नहीं अप्लॉय करना है, हमें इनफॉर्मल तरीके से भी इंस्टीट्यूशंस को समझना है। और ये इनफॉर्मल तरीके से इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है एक सोसाइटी में, और वो इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले कर रहा है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में, ये भी आप समझना है आपको। ठीक है, एक सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझना है, उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी आपको समझना है। इनफॉर्मल तरीके से भी चीज़ें आपको समझनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर कोई फ़र्क नहीं क्रिएट किया जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर सकती है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हैं एक बॉडी है, जैसे कि आप कह सकते हैं पार्लियामेंट। तो ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर डिफरेंट तरीके के इंडिविजुअल्स काम करते हैं और उनका एक रोल डिफाइंड होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ही डिसाइड करते हैं कि क्या पावर प्रेफरेंसेस रहेगी एक पॉलिटिकल एक्टर की। जैसे कि आप देखेंगे अगर आप ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर, तो आपकी एक इच्छा होगी ना कि क्यों मुझे बनना है, मुझे आईपीएस बनना है तो क्यों बनना है, क्योंकि मेरे पास वो ताकत रहेगी, मेरे पास कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो रुतबा रहेगा, मेरे पास गन रहेगी, गाड़ी रहेगी। तो वो एक तरीके से आईपीएस की पावर है। वैसे ही अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपका एक अलग पावर रहेगी, आईएएस में आपकी अलग पावर रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को शेप भी करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो है कहीं ना कहीं पावर भी प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल एक्टर्स को। तो जब इंस्टीट्यूशंस को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी तो हमको देखने को मिलता है 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल साइंस पे इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गया। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है उस टाइम पे स्टडीज़ को क्या कहा जाता था, क्लासिकल इंस्टीट्यूशनिज्म या लीगल फॉर्मल हिस्टोरिकल स्टडी कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ में इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया जा रहा था, इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया जा रहा था। इट मीन्स दैट
कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर है, कितने मेंबर्स लेजिस्लेचर्स में रहते हैं, हाउ इट विल बी नॉमिनेटेड, किस तरीके की चीज़ें होने वाली है। तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन था, ना कि एनालिसिस था। ठीक है, तो ये मॉडर्न स्टडीज़ में पार्ट नहीं आता है, लेकिन ये उस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑनवर्ड्स अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं फ्रांस में, आपको पता होगा। एक 12 लोगों की कमेटी फॉर्म होती है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक छोटा सा आप देखेंगे पार्लियामेंट्री टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस है वहीं से बढ़ना शुरू हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि उस टाइम पर ये देखा जा रहा था कि इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई है, बट बाद में जाकर क्योंकि बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ होने लग गया, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये चीज़ मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ होने लग गया और हर चीज़ को जो है किस तरीके से स्टडी किया जाने लग गया, अब स्टडी किया जाने लग गया मॉडर्न टर्म्स में, एनालिसिस के टर्म्स में। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि अब बोला गया कि गवर्नमेंट के अलावा एनजीओज़ की स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इनफॉर्मल स्टडीज़ भी करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये चीज़ भी ज़रूरी है समझना कि किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो है किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी पे। ये सारी चीज़ें समझना जो है ज़रूरी है, इस तरीके की बात बताई गई। नाउ मूविंग अहेड, कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे जैसे कि मार्च एंड ऑल्सन, ठीक है, ये बहुत फेमस है, ये आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, आईआर में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बताते हैं कि इन्होंने दोनों चीज़ों को मिलाया। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, उसको आप कंबाइन कर सकते हो यूटिलिटेरियनिज्म के साथ। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? इट इज़ गिवन बाय जेरेमी बेंथम। मतलब हर इंडिविजुअल हर अपनी क्या चाहता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहता है और मिनिमम पेन चाहता है। तो मार्च एंड ऑल्सन ने दोनों चीज़ों को जो है कंबाइन कर दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ग्रोथ होने लग गया 1980s ऑनवर्ड्स, मैंने आपको बताया था न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म अलॉन्ग विथ इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो उस टाइम से जब आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे रीजंस थे इसका इसका इवोल्यूशन होने की, बिकॉज एक तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था, और दूसरा एक और चीज़ थी कि आपको देखने को मिलता है बहुत सारी कंट्रीज डिकोलोनाइज हुई थी उस टाइम पे। ये सारे रीजंस जो थे इंपॉर्टेंट थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉट द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इंस्टीट्यूशंस का जो इम्पोर्टेंस है, ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में इम्प्रूव नहीं हुआ, बल्कि इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में भी ये इम्प्रूव होता है। बात करते हैं इस बारे में कि हम देखते हैं कि बात की कि जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप पढ़ते हैं तब आपको देखने को मिलता है वहाँ पर मैनेजमेंट एस्पेक्ट के बारे में किस तरीके की चीज़ें ग्रोथ हो रही थी। तो हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। सोसाइटी में बताया जा रहा था कि एनजीओज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हर जगह इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की जा रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म ग्रोथ हुआ तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है कॉम्बिनेशन है ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म प्लस बिहेवियरलिज्म का। आई होप यहाँ तक की चीज़ें जो है आपको क्लियर है। और अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं 3 मॉडल्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इसके लास्ट वाले चैप्टर में भी मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रो दिया था। इससे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर की। और ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम जो है तीनों इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में समझेंगे डिटेल में, इसकी क्रिटिसिज्म भी देखेंगे और ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को कंपेयर करेंगे, दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा उसके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है, दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, और जब तक के बाय एंड हैप्पी लर्निंग।